This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम लोग 18 रह गए 40 से ना। चलिए कोई नहीं। तो एवरेज आउटगोइंग निकालना है कि पहले हम देखते हैं कि एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन द लोड आफ्टर द इंस्पेक्शन। तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारे हम जज करना चाह रहे हैं, काउंट तो नहीं करेंगे वहां जाके कि भाई जो आपका लोड जो स्टेयर में आपका लोड गया है उसमें कितने डिफेक्टिव है, कौन कितने नॉन डिफेक्टिव है, पर हम एस्टिमेट करेंगे। और जब एस्टिमेट की बात आती है तो एक्सपेक्टेशन से करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन आपको याद होगा जब हम एक्सपेक्टेशन करी थी एमएसटी 3 में, तो एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है x1, उस यूनिट में x1 वैल्यू लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो। तो ये फार्मूला होता है। तो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हमारी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि लोड एक्सेप्ट होगा और क्या कितने उसमें डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि हम वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि लोड अगर एक्सेप्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसमें कितने डिफेक्टिव हैं, ये हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। चलिए, तो टू पॉसिबिलिटी है हमारी। एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा लोड एक्सेप्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, और दूसरा है कि हमारा लोड रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने होंगे उस टाइम पे, क्योंकि रिजेक्टेड लोड की हम 100% इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव हो जाएगा 0। तो x2 तो हमारा 0 हो गया सेकंड केस में, ठीक है। तो x2 0 हो गया, यानी ये तो 0 हो गया। तो बचा हमारा ये, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, ये तो लोड एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये तो 0 होने की वजह से चाहे P2 कुछ भी हो, ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। तो अब हमें चाहिए x1 और P1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोड। तो P1 हमारा हो गया PAP हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए x1। x1 क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स क्या होगा, तो एस्टिमेट करके देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, yes, if the load size n is accepted on the basis of sample, then n minus small n units remain uninspected। क्योंकि हमने लोड को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने पे हमने केवल n यूनिट का इंस्पेक्शन किया और उनको हमने नॉन डिफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया। पर n माइनस n यूनिट ऐसी हो गई जिसमें हमें पता ही नहीं कितने डिफेक्टिव हैं कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, पर हमें ये पता है कि लोड की क्वालिटी p है। तो लोड की क्वालिटी p है, तो इसमें कितने डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि d होता है, d इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल टू p इंटू n। तो ये फार्मूला होता है, p इंटू n होता है, n मतलब जितनी यूनिट्स बची हुई हैं। तो हमारे पास p तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि लोड क्वालिटी दी हुई है, और यूनिट्स कितने बचे हुए हैं, n इंटू n माइनस स्मॉल n। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो p इंटू n, यस, p इंटू n माइनस स्मॉल n, ओके। तो दिस इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लोड p है। तो कुल मिला के हो गया p इंटू n माइनस स्मॉल n टू p है। और सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाला क्योंकि 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम 100% इंस्पेक्शन करेंगे तो एक भी डिफेक्टिव नहीं जाएगा, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं जाएगा तो 0। और प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट कर लोड हमारा रिजेक्ट होगा, उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी तो p है, और रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस p है। तो कुल मिला के क्वांटिटी 0 हो गई। और एक्सपेक्टेशन में क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया। तो ये तो वे नंबर हुए। अब इसको डिवाइड कितने करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो दिस डिवाइड बाय कैपिटल N। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव, ओके। अगर हमारा सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ये साइन हमारा है अप्रोक्सीमेशन का, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और एक ऊपर ऐसे। यहाँ पे शो ऑफ नहीं हो रहा है, p इंटू पी, पर जनरली हम यही फार्मूला हम यूज करते हैं, दिस वन से कहो या ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए, एक तो हमें पी चाहिए। पी यहाँ पे लोड क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, पी को कुछ लोग इसे ऐसे AQL रख देते हैं, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल रख देते हैं, पर ये क्या है, लोड क्वालिटी है जो गिवन होगी। कैपिटल एन हमारा लोड साइज है, स्मॉल एन हमारा सैंपल साइज है, और पी हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, लोड है, यानी ये तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं।
Yes, any query? No, sir. अच्छा, अब लेते हैं हम नेक्स्ट, कैसे उसको फाइंड आउट करें। सपोज एन एग्जांपल 3 द सबमिटेड लोड क्वालिटी इज 0.02 है, पी गिवन हो गया, तो ए ओ क्यू निकालना है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी निकालनी है, तो हम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। पी की वैल्यू 0.02 हो गई, एन हमारा 500 था, स्मॉल एन 20 था, पी ए हम ऑलरेडी निकाल, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ये हमने वैल्यू पुट अप कर ली सबकी, तो 0.018 आ गया एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। देखिए क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पहले क्वालिटी थी 0.02 और अब कितना हो गया क्वालिटी 0.018, तो हमारा रेक्टिफाई सैम्पलिंग प्लान में आउट जो हमारी आउटगोइंग क्वालिटी होती है वो पहले से जनरली इंप्रूव हो जाती है। अगर इसका कर्व बनाना हो तो कर्व बनाने के लिए हमें ए ओ एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी चाहिएगी डिफरेंट लोड लोड क्वालिटी पे, तो डिफरेंट पी पे हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने जैसे पहले किया था, सबसे पहले लोड क्वालिटी लेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले से, जो ऊपर फार्मूला हमने यहाँ पे दिया है, इस फॉर्मूले से, सॉरी, इस फॉर्मूले से हम ए ओ क्यू निकाल लेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हर पी ए के लिए। पहले पी टेबल में सबसे पहले पी लेवल चूज करेंगे, पी लेवल के बेस पे हम पी ए फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे पहले ओसी कर्व में किया था, और फिर हम उसी पॉइंट के लिए एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर हम पी में और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी में एक चार्ट कर्व बना देंगे, पी हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और ए को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ग्राफ की शेप जो है वो कल जैसे आई थी, किस तरह की शेप आती है इसकी, ये शेप जनरली इस तरह की शेप आती है, तो आपकी शेप लगभग इस तरह की आ जाएगी। एक बार पूछा हुआ है अभी तक ये, कि हर बार क्वेश्चन का फिर अगर सेम क्वेश्चन देते तो टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से जनरली, वैसे यहाँ पे फ्री हैंड बनना चाहिए था, ये इस पॉइंट को भले छोड़ देते हैं, यहाँ फ्री हैंड बनाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब एवरेज सैंपल नंबर, कितनी यूनिट्स हमें इंस्पेक्ट, कितने the number of units through which we can take the decision of acceptance or rejection the load। तो जनरली क्योंकि सिंगल सैम्पलिंग प्लान में है, वहां चाहे लोड क्वालिटी कुछ भी हो, हम हमेशा सैंपल साइज एन का ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा ए एस एन हमारा क्या होगा, एन होगा। और कर्व क्या बनेगा इसका, क्योंकि इसकी वैल्यू लोड क्वालिटी पे चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब आता है एटीआई। एटीआई की हमें टोटल कितनी यूनिट का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी टू केस बनेंगे। अगर आपका सैंपल सेलेक्ट होता है, आपका सैंपल, आपका लोड एक्सेप्ट होता है, तो आप कितनी यूनिट का इंस्पेक्शन करते हैं, केवल आप सैंपल साइज का इंस्पेक्शन करते हैं। और अगर आपका लोड रिजेक्ट हो जाता है तो आप एन यूनिट का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो लोड एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी पी ए, सॉरी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पीछे फार्मूला ड्राइव किया था। दो केस बनेंगे कि हमारा ये तो लोड एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, तो एक्सेप्ट होगा तो हम टोटल इंस्पेक्शन कितना करेंगे, एन का, और एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी पी ए। अगर लोड रिजेक्ट होता है तो कितनी यूनिट का इंस्पेक्शन करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे एन का, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लोड का रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी ए। तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ बनाए दोनों केस। तो पहले केस में हो गया यस, यहाँ पे क्या होगा, यस एन इंटू पी, ये आ गया हमारा, और फिर सेकंड में एन इंटू 1 माइनस पी, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल इंस्पेक्शन आ गया हमारे पास। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो डेरिवेशन तो नहीं करना आपने, बस खाली इस फार्मूले पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, एन क्या है, सैंपल साइज है, 1 माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, लोड है, और एन माइनस, यानी अगर आपके ये गलत हो गया तो आपके सारे क्वेश्चन गलत चले जाएंगे। ऐसे ही एटीआई कर्व बनेगा। हम पहले जैसे हमने ए एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी कर्व बनाया था, ऐसे एटीआई कर्व बना लेंगे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके। तो उसका कर्व क्या है, वो इस तरह की फॉर्म है, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक, डिजाइन ऑफ सैंपल, सॉरी, डिजाइन ऑफ सिंगल सैंपल प्लान। मतलब हम हाउ टू चूज द पैरामीटर एन एंड सी, किस तरह से हम पैरामीटर चूज करेंगे एन का और सी का, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हम लोग नहीं कराते, तो मैं इसको कैंसिल करा रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है और ना ही ये एग्जाम में फिलहाल पूछे। अगर आपने पढ़ना है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर
7। तो काफी बड़ा टॉपिक है ये यूनिट 7 होगी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यूनिट नंबर 8। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वहां पे हम डबल सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 8 चलते हैं। यस, विजिबल है यूनिट नंबर 8। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। तो यूनिट नंबर 8 ले रहे हैं, तो इट इज द डबल सैम्पलिंग प्लान। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये भी जैसे आपने सिंगल सैम्पलिंग प्लान किया ऐसे डबल सैम्पलिंग प्लान। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, थोड़ा लेवल क्वेश्चन का थोड़ा हाई हो जाता है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। तो डबल सैम्पलिंग प्लान से क्या मीनिंग लग रहा हो कि हम 2 सैंपल लेंगे। ठीक है, तो यस बिल्कुल ऐसे ही है कि हम डबल इसमें क्या करते हैं, 2 सैंपल के बेस पे हम लोड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो क्या ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और क्या डबल सैम्पलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है, उस पर आते हैं। तो डबल सैम्पलिंग प्लान क्या है? ए सैम्पलिंग प्लान इन विच अ डिसीजन अबाउट द acceptance or rejection of a lot is based on 2 samples that has been inspected is known as double sampling plan. ओके, तो डबल सैम्पलिंग प्लान का क्या रूल है? ऐसा नहीं कि हम सिंपल शुरू में ही 2 सैंपल ले लेंगे। इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम एक सैंपल लेते हैं जिसका साइज जनरली सिंगल सैम्पलिंग प्लान से छोटा होता है। जनरली सिंगल सैम्पलिंग प्लान में हमने देखा है कि हम 20 का सैंपल ले रहे हैं, तो इसमें हम छोटा रखते हैं, तो N1 हम जनरली 10 के आसपास होता है, कम ही होगा यानी उससे। तो फिर हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर से हमने N1 सैंपल साइज ले लिया, फिर हमने जितनी भी यूनिट सेलेक्ट होगी उनका हम इंस्पेक्शन करेंगे और फिर मान लेते हैं कि उसमें D1 डिफेक्टिव आ। चलो फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। ये है फ्लो चार्ट। तो पहले हमने सैंपल लिया N1 साइज का, मान लेते हैं उसमें D1 डिफेक्टिव आ जाए। तो D1 डिफेक्टिव आने पर हम कंपैरिजन करेंगे इसकी। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक्सेप्टेंस नंबर होते हैं C1 C2। ठीक है, C1 तो होता है छोटा और C2 होता है बड़ा। तो अगर हमारा जो D1 है अगर वो C1 से छोटा या बराबर है तो हम लोड को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर D1 C2 से बड़ा आ जाता है, मान लेते हैं कि C1 हमारा 1 है और C2 5 है, अगर D1 C2 से भी बड़ा आ जाता है, C2 लार्ज होता है, तो हम लोड को रिजेक्ट कर देंगे पहले सैंपल के बेस पे। हम सेकंड सैंपल में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर बाय द वे D C1 से तो बड़ा होता है और C2 से कम होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड सैंपल ड्रॉ करेंगे। सेकंड सैंपल ड्रॉ करेंगे तो फिर मान लेते हैं इसमें जो डिफेक्टिव है वो D2 आ गए। अब हम डिफेक्टिव हमारे पहले थे D1, अब डिफेक्टिव होगा D2। अब हम इन दोनों की कंपैरिजन D1 प्लस D2 की कंपैरिजन हम करेंगे C2 से, क्योंकि इन दोनों का सम C1 से तो छोटा नहीं होगा, क्योंकि D1 ये कब हमने लिया, जब हमारा D1 बड़ा था C1 से, तो C1 का काम तो यही खत्म हो गया। अब हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं C2 से, जो टोटल नंबर डिफेक्टिव बनेंगे। तो D1 प्लस D2 कंपैरिजन करते हैं C2 से, अगर दोनों को मिला के जो डिफेक्टिव्स हैं वो C2 से कम आते हैं तो लोड को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सैंपल। अगर इन दोनों का सम इससे C2 से भी ग्रेटर आता है तो हम लोड को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्राइटेरिया है हमारा डबल सैंपलिंग प्लान का। तो डबल सैंपलिंग प्लान में पहले एक सैंपल लेंगे, उसमें से डिफेक्टिव की कंपैरिजन C1 से करेंगे, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर छोटा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर C2 से बड़ा है तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर D1 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम सेकंड सैंपल लेंगे और सेकंड सैंपल के बेस पे हम दोनों जितने भी डिफेक्टिव टोटल बने हमारे दोनों सैंपल मिला के उसकी कंपैरिजन C2 से करेंगे। अगर C2 से कम है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स तो लोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी रिजेक्ट द लोड। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब पैरामीटर पाते हैं, इसके पैरामीटर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे 2 सैंपल्स लेते हैं, तो एक N1 इसका पैरामीटर होगा, T1 भी आपको खुद डिसाइड करना होता है, N2 भी, T2 भी। तो ये पैरामीटर्स होंगे जो हम खुद डिसाइड करने होते हैं, ये अलग बात है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन। इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताई दिया आपको, सेम उसी प्रोसीजर से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एडवांटेज देखिए, इसके एडवांटेज पूछ लेते हैं कि क्या एडवांटेज है डबल सैंपलिंग प्लान। तो पहली तो एडवांटेज है कि द principal advantage of double sampling plan over the single sampling plan is that for the same degree of protection, the same degree of protection या same probability of accepting a lot,
डबल सैम्पलिंग प्लान में हैव ए स्मॉलर एवरेज सैंपल नंबर, यानी जितनी यूनिट का आप इंस्पेक्शन कर रहे हो वो कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सिंगल सैंपलिंग प्लान, जबकि हम 2 बार सैंपल ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम एवरेज सैंपल नंबर देखें तो वो सिंगल सैंपलिंग प्लान से कम होता है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा सिंगल सैंपलिंग प्लान है उसमें जनरली एन हमारा लार्ज होता है 20 के आसपास, और अगर डबल सैंपलिंग प्लान की बात करें तो N1 होता है उसमें कम, मान लेते हैं 7 या 10, जो भी 7 होता है। तो जनरली जो अगर लोड हमारा सही कंडीशन का है तो वो पहले सैंपल पे ही लोड हमारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम सेकंड सैंपल में कम पहुंचते हैं। सैंपल सेकंड का मान लेते हैं अगर हमारा क्या है वो 15 का है, तो टोटल मिला के तो ये 22 बन रहा है, पर जनरली हमारा इसी पे ही काम खत्म हो जाता है। अगर हमें दूसरे पे भी जाना होता है तो हम एक टेक्निक और यूज करेंगे आगे, जो हम 15 यूनिट्स का इंस्पेक्शन ना करके कुछ कम यूनिट का इंस्पेक्शन करते हैं, तो टोटल मिला के हम 20 से कम का ही इंस्पेक्शन करेंगे। तो डबल सैंपलिंग की एडवांटेज हो गई कि इसमें ASN जो है वो हमारा सिंगल सैंपल की कंपैरिजन में कम होता है। चलिए, एक तो ये एडवांटेज। दूसरी क्या एडवांटेज है इसकी कि अगर आप लोड को एक सैंपल के बेस पर रिजेक्ट कर देते हो और लोड को 2 सैंपल के बेस पर रिजेक्ट करते हो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है कि डबल सैंपलिंग द डबल सैंपलिंग प्लान हैज द साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ गिविंग ए लॉट ऑफ सेकंड चांस। आप लोड को सेकंड चांस भी दे रहे हो कि भाई क्या पता इस बार आप शुरू के क्राइटेरिया तो रिजेक्ट हो रहा था पर आपने कहा कि एक चांस और देना है, डबल सैंपलिंग पे चले गए आप, तो वहां पे हो सकता है कि लोड एक्सेप्ट हो जाए। तो इस उससे क्या है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है ऑफ द डबल सैंपलिंग प्लान। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द producer or manufacturer, it is a unfair to reject a lot on the basis of single sample plan. Double sampling plan permits decision to made on the basis of 2 samples. डिफरेंस बिटवीन सिंगल सैम्पलिंग प्लान डबल सैम्पलिंग प्लान, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, यहाँ पे हम डिसीजन एक सैंपल के बेस पे लेते हैं, यहाँ के 2 पे लेते हैं, इसका ASN कम होता है, सॉरी डबल सैम्पलिंग का ASN सिंगल सैम्पलिंग प्लान से कम होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाती है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओसिकर, ओसिकर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस लॉट, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लॉट को एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। तो क्या कंडीशन है लोड को एक्सेप्ट करने की, या तो लोड हमारा पहले सैंपल पे एक्सेप्ट होगा या वो दूसरे सैंपल पे एक्सेप्ट होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी को कैन बी रिटन एज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ acceptance load on the basis of first sample and probability of acceptance load on the basis of second sample. So we have divided the total probability of acceptance load, probability of A1, probability of A2. तो पहले ए पे करना है कि पहले सैंपल पे एक्सेप्ट हो जाएगी लोड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ऐसी है जैसे आपने सिंगल सैंपलिंग प्लान में निकाले। तो मान लेते हैं एक्स एंड वाई डिनोट्स द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इन द फर्स्ट सैंपल एंड द सेकंड सैंपल रेस्पेक्टिवली। तो लोड को हम पहले सैंपल पे एक्सेप्ट करेंगे, कब करेंगे, जब एक्स हमारा लेस देन होगा C1 से, तभी तो हमने अपने लोड को एक्सेप्ट किया था। और लोड को रिजेक्ट करेंगे जब C2 से बड़ा होगा। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस लोड, लोड को एक्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो वो होगी हमारा x लेस देन इक्वल टू C1। तो x लेस देन इक्वल टू C1 सेम पहले की तरह से कर लेंगे, C1 गिवन होगा, फिर बायनोमियल प्रॉब्लम बायनोमियल लगा देंगे। तो इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन ऐसे ही किया है कि आपने पहले हाइपरजोमेट्रिक लगाओगे, फिर देखोगे कि सैंपल साइज कैसा है हमारा, अगर कम होगा तो हम बायनोमियल में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो डेरिवेशन में नहीं जाना है आपने, सीधा हम बायनोमियल लगा सकते हैं। चलो जी, ये तो हो गया हमारा PA। अब सेकंड सैंपल की बात आती है कि सेकंड सैंपल पे क्या होगा। तो सेकंड सैंपल पे पहले तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि सेकंड सैंपल पे आप जाओगे कब, कब जाओगे आप, जब हमारी x की वैल्यू C2 से C1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि अगर C1 से छोटी है बराबर है तब तो हम लोड को एक्सेप्ट ही कर रहे हो, अगर C2 से ग्रेटर है तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, अगर C1 से ग्रेटर है तो आप सेकंड सैंपल पे जा रहे हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कंडीशन बनेगी। देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, C1 से। अब C1 से ग्रेटर होगी तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू होगी, C1 से ग्रेटर लेनी है क्योंकि ये तो इंटीजर ही आएगा, तो C1 + 1 होगी। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल क्या है कि इन दोनों का टोटल C2 से कम होना चाहिए, तभी तो लोड को हम एक्सेप्ट करेंगे सेकंड सैंपल के बेस पे, तो C2 से कम होना चाहिए। तो अगर हमें x पता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y लेस देन इक्वल टू C2 माइनस x। तो अगर x ये है हमारा तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू C2 माइनस
C1 माइनस वन, C1 माइनस वन। तो ऐसे ही जब x की वैल्यू C2 प्लस टू हो, सॉरी C1 प्लस वन हो, C1 प्लस टू होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज लेस देन इक्वल टू C2 माइनस C1 माइनस टू। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो यस, जब C2 की वैल्यू, सॉरी, जब x की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, C2 के बराबर होगी, C2 से ग्रेटर होने पर लोड रिजेक्ट हुआ है, तो जब C2 के बराबर होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम C2 से कम ही होना चाहिए। अब x को C2 हो गया तो y की वैल्यू हो गई 0। तो ये कंडीशन हमारी बनी, तो ये कंडीशन भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगी। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मैं फिलहाल इसे इरेज कर देता हूँ। बस यहीं पे ही थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। आप फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हो इजीली, जैसे आपने पहले पी ए तो सिंपल निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सेकंड निकालते हो तो आप आपको केसेस बनाने पड़ेंगे इस तरह जैसे मैंने बनाया। अब ये क्वेश्चन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लगेगा, छूट गया है मुझसे यहाँ पे कायदे में, तो ये ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे आप मैं नोट डाउन करता हूँ। यहाँ पे आता स्लैश एक्स क्या गिवन था, एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस वन, ऐसे यहाँ पे लगेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई ना, जब x की वैल्यू ये है तब y की वैल्यू होगी, तो ये होगा C1 प्लस, ठीक है, इस तरह से आएगा। चलिए, तो खैर इसका हमें यूज ही नहीं करना है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो सब थ्योरी है, इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा हम तो बायनोमियल लगाएंगे ना, हम इसका यूज करेंगे, हम तो केवल टेबल का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे बस वो सीखना है। तो यहाँ पे भी बता दिया इसने कि अगर बाय द वे n बहुत लार्ज हो जाए तो हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। तो हमने इस केस में पाइथन स्टडी नहीं करा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल भी इसमें बहुत लेंथी नहीं देते हम लोग, जैसा एग्जाम्पल बुकलेट में है इस तरह का जनरल एग्जाम्पल आता है, बट डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं और पूरा करने की कोशिश करें। सपोज इज एग्जाम्पल वन, द इनकमिंग लोड क्वालिटी इज 0.05। तो एग्जाम्पल वन पढ़ना पड़ेगा पहले। सपोज मोबाइल फोन कंपनी प्रोड्यूसेस मोबाइल फोन इन लॉट्स ऑफ 400। तो कैपिटल एन तो हो गया 400। चलिए इसको नोट डाउन कर देते हैं, वहां पे जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एन हो गया हमारा 400। सेकंड क्या है, to check the quality of the load, the quality inspector of the company uses a double sampling plant। N1 ले लिया इसने 50, ठीक है, C1 हमने हो गया 1। एक क्वेश्चन असाइनमेंट में है आपका डबल सैम्पलिंग का। N2 हो गया आपका 30। देखिए पहला सैंपल मैंने कहा था कि छोटा लेते हैं, बड़ा सैंपल हम थोड़ा लार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सैंपल हमारा 50 है और C2 हमारा हो गया 3। तो ये हमें इंफॉर्मेशन है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल के पास। तो लोड क्वालिटी 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोड ऑन द फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल पे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए वन और ये। तो फर्स्ट सैंपल के लिए क्या होगा कि हमारा एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा C1, और C1 कितना दिया हुआ है 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब ये फर्स्ट सैंपल है तो हमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी टेबल से। तो टेबल में हम क्योंकि फर्स्ट सैंपल की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट सैंपल के लिए एन, क्योंकि वहां पे तो एन भी चाहिए हमें, एन देखना होगा 15 पे। ठीक है, तो एन 15 हो गया, एक्स सी हमारा 1 हो गया, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, और पी इज इक्वल टू हो गया 0.05। चलिए तो टेबल में चलते हैं, टेबल में देखते हैं कि क्या वैल्यू होगी इसकी।
एन 15, सी हो गया हमारा 1 और 5, 1 2 3 4 5, तो 0.8290 हो गया। ठीक है, तो 0.8290 वापस चलते हैं, तो ये तो आ गया 0.8290, तो यानी इतना पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पूरा क्वेश्चन ही आता है करने के लिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, तो 2 मार्क्स तो इसके होंगे और 5 या 6 मार्क्स हमारे सेकंड सैंपल से आप किस तरह प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसकी। तो अब सेकंड सैंपल पे लेना है। तो देखिए फिर हम इनसे कंपैरिजन करेंगे, फिर उसी तरह से क्वेश्चन जैसे हमने ड्राइव किया है उसी तरह से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या होगी सेकंड सैंपल के लिए, x की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी C1 से, तो C1 की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू होगी 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, दोनों का टोटल क्या है, x प्लस वाई का लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू c, C2 सॉरी, C2, तो C2 कितना है, C2 हमारा 3 है, तो इन दोनों का टोटल हमारा 3 होना चाहिए। तो x की स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस बार 2 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y इसका मतलब लेस देन होगा 1 होगा। फिर x को 3 लेते हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y लेस देन इक्वल टू कितना होगा, वो 0। बस y 0 आ गया, इससे नीचे जाएगा नहीं, तो केवल 2 केस बने आपके, ये वाला केस बना और ये केस बना। तो इनकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो। तो यहाँ पे लिया देखो हमने सी एक्स इजिकल टू 2 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे 3 हुआ तो y की वैल्यू होगी 0, 0 आने पे रुक गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी, यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगी x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 3। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले ये वैल्यू निकालना सीखते हैं, ये निकालते हैं टेबल से और ये निकालते हैं। अब यहाँ y है, y का मतलब सेकंड सैंपल, तो हमें फिर y टेबल की वैल्यू देखने के लिए तो n चाहिए, तो अब यहाँ y की बात हो रही है तो y का सैंपल साइज देखना पड़ेगा कि सेकंड सैंपल का साइज कितना था, सेकंड सैंपल का साइज था 30, तो यानी टेबलेटेड वैल्यू देखेंगे हम 30 के लिए, और कितना है x को लेंगे 1 और 0। चलिए वापस चलते हैं टेबल में, तो इस बार कितना है हमारा 30 है। आज मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कल तो मुझे को याद ही नहीं रहा था शेयर करना, आज मैं उसके ड्राइव में डाल दूंगा, फिर आप लोग चेक कर सकते हैं, कल चेक कर लीजिएगा। यस, तो 30 पे आ गए, और y हमारा था लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, और p कितना था 0.05, तो 1 2 3 4 5, तो 0.5335 आ गया, वैल्यू आ गई हमारी 1 पे पॉइंट, और 0 पे कितनी वैल्यू है, 0, 0 पे वैल्यू ये है और 1 पे ये, दोनों वैल्यू वहाँ पे हम नोट डाउन करके वहाँ पे पुट अप करते हैं। चलिए वापस चलते हैं, तो या तो 0 वैल्यू तो आगे 0.2148 और ये आगे 5, तो ये निकल गया। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, 10 मिनट्स में हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालनी। तो अब यहाँ पे देखिए x अब फॉर्म में कैसे है, क्यूमुलेटिव फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे जो x है वो है इस बार इक्वल टू की फॉर्म में, क्यूमुलेटिव फॉर्म में नहीं है, तो हमें x इजिकल टू पे देखना है। तो ये तो आप इस सिंपल फार्मूले से निकाल लो, क्योंकि इससे भी x इजिकल टू पे निकलती है, p इजिकल टू x और 1 माइनस पी रेज टू पावर n माइनस एक्स, ये तो आप सिंपल इससे निकाल लो। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, x, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट सैंपल की बात हो रही है, क्योंकि x है ना, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो आप सिंपल इससे निकाल सकते हैं, x को 2 रख देंगे, n को 15 रख देंगे, p को 0.05 रख देंगे। अगर बाय द वे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले आते फिर हम टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि टेबल में तो क्यूमुलेटिव फॉर्म दी हुई है, और यहाँ पे हमें निकालनी है इस बार इक्वल टू प्रॉब्लम। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरी एक रेंज है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो मुझे वैल्यू निकालनी है ये वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 2 इस पूरी में से ये वाली वैल्यू कट कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कर रहा है ये कि एक्स इक्वल टू 2 निकालना है, तो 2 तक में से अगर 1 तक का लेस कर देंगे हम तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसने ऐसे किया। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू फिर टेबल से देख लेंगे, पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे x है, x किसके लिए है, सैंपल साइज 1 के लिए, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 15, फर्स्ट सैंपल, यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, दोनों को डिफरेंस करके निकाल लोगे, तो
दोनों की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। 1 के लिए कितना आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। वैल्यू सब वैल्यू से पुट अप कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड सैंपल। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड सैंपल। अगर पूछा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो तो दोनों को ऐड कर देंगे 0.98। ऐसे ओसी कर्व बनाना है तो ऐसे इसका ओसी कर्व बना सकते हो। इधर पी लोगे यहाँ तो ये बहुत टफ हो जाता है ओसी कर्व बनाना, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो ओसी कर्व जनरली नहीं पूछा जाता है इसमें। फिर आता है प्रोड्यूसर इज कंज्यूमर इज, तो सेम कहानी हम यहाँ पे तो हमने पी के लिए की थी, जितनी भी कहानी ऊपर से करते हुए आ रहे हो। अगर आपको प्रोड्यूसर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए, तो प्रोड्यूसर इसके लिए आपको P1 के लिए करनी पड़ेगी और कंज्यूमर इसके लिए आपको P2 के लिए करनी पड़ेगी। तो हम जनरली बस वो भी नहीं देते एग्जाम में करने के लिए, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस लोट ही पूछ जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इज कंज्यूमर इज जनरली इसमें नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाएगा तो सेम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया कि पहले आप पी, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा और पी की जगह निकालना पड़ेगा P1। तो यहाँ पे देखो पी की जगह P1 ले लिया 0.04। काम सब वही करेगा ऊपर से सब, वो फिर केस बनेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन ये, तो ये जनरली नहीं देते। चलिए, तो एवरेज आउटपुट क्वालिटी पाते हैं। एवरेज आउटपुट क्वालिटी फिर वही उसी तरह से फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा कि हमारा लोड पहले सैंपल के बेस पे होगा, सेकंड सैंपल के बेस पे होगा। पहले सैंपल में भी दो कंडीशन बनेगी कि लोड एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, फिर सेकंड सैंपल में दो कंडीशन बनेगी कि लोड एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। उसमें बनेंगे टोटल पूरे 4 केसेस। तो 4 केसेस हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, तो कुल मिला के जनरली बस के इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला कितना है, पी एन माइनस पी सॉरी कैपिटल एन स्मॉल एन वन पी ए वन पी ए टू माइनस एन टू पी ए टू अपॉन एन। यानी जो आप पहले निकाल चुके हो, पी ए वन निकाला आपने, पी ए टू निकाला, बस केवल वैल्यू से पुटअप करनी, तो वैल्यू पुटअप करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सब मुझे बताने को है नहीं मेरे पास, आप कर लीजिएगा। एवरेज सैंपल नंबर, एवरेज सैंपल नंबर पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है एवरेज सैंपल नंबर। तो एवरेज सैंपल नंबर का भी यहाँ पे वैसे तो फॉर्मूला है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल फॉर्मूला ये बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पी, ये नया नई टर्म आ गई पी आई। ये पी आई क्या है, पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैंपल। फर्स्ट सैंपल के बेस पे हम लॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो पी वन लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैंपल प्लस लॉट इज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैंपल। तो लोड फर्स्ट सैंपल पे एक्सेप्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमारी हमने पढ़ी है। क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी, पी ए वन, पी अभी पढ़ के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैंपल। रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी ए वन पी हो जाएगी। तो 1 आ जाएगा इस तरह, तो नहीं शायद कुछ और है। यस, रिजेक्ट रिजेक्ट होने की तो क्योंकि केस मोर देन 1 है ना, तो ये 1 माइनस नहीं आएगी, ये आएगा। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए तो सिंपल कहाँ पे है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वही इन्फॉर्मेशन है, N1 400 था, सॉरी N400 था, N1 15, C11, N2 30 जो अभी करके आए हैं। तो हमें ये ऐसे निकालना, तो पी आई चाहिए हमें पहले, बाकी सब चीज तो हमारे पास है, पी आई चाहिए। तो वेयर पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लोड ऑन द फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल पे एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें x लेस देन इक्वल टू C1 होगा, तो वो तो हमारी इसके बराबर आ जाएगी 0.289 अभी हमने निकाली। अब रिजेक्ट होना है, तो रिजेक्ट कब होगा, रिजेक्ट कब होगा, जब हमारा रिजेक्ट कब कर रहे थे हम, जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन होगा C2। तो ये प्रोबेबिलिटी हो चाहिए। तो C2 कितना दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम इसको ले लेंगे 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। तो हम इस बार फिर टेबल की वैल्यू देखेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, और क्योंकि x ले रहे हो आप यहाँ पे, तो x का मतलब क्या होगा, जो भी आप लोगे वही सैंपल साइज लेना पड़ेगा। तो x ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सैंपल साइज यानी N1 इज इक्वल टू 15 लेना पड़ेगा। तो N1 15 ले लिया, x को 3 ले लिया और p को 0.05 ले लिया, तो आपकी वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका। इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा पी आई आ गया, तो पी आई की वैल्यू से पुटअप कर देंगे तो आपका एएसएन। चलिए, अब एएसएन के बारे में और भी कुछ था, यस एएसएन कर्व, जो इसका एएसएन कर्व आता है वो देखते हैं कैसे आता है। देखिए, सिंगल सैम्पलिंग प्लान में तो क्योंकि प्रोपोर्शन डिफेक्टिव कैसे भी हो, एक ही सिंपल हम सैंपल साइज एक ही लेते हैं, पर यहाँ पे हमारा सैंपल साइज या तो हम डिसीजन 1 सैंपल के बेस पे लेते हैं या सेकंड सैंपल के,
वो डिपेंड करता है लोड की क्वालिटी कैसी है। अगर लोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो पहले सैंपल के बेस पे ही हमारा लोड एक्सेप्ट हो जाता है ना। अगर लोड की क्वालिटी बहुत बेकार है तो हम पहले सैंपल के बेस पे ही लोड को रिजेक्ट कर देते हैं। पर अगर हमारा और पहला सैंपल क्या है वो छोटा होता है, ये तो हमारा सिंगल सैंपलिंग प्लान, सिंगल सैंपलिंग प्लान तो जनरल सैंपल से बड़ा होता है। डबल सैंपलिंग प्लान में हमारा सैंपल साइज छोटा ही होता है, तो हम यहीं तक, अगर लोड की क्वालिटी अच्छी है तो हमारा देखो सैंपल साइज यहाँ तो ये वाला था, यहाँ पे हम यहाँ तक ही पहुंच पाए, तो हमारा पहले सैंपल पे ही लोड या तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सैंपल साइज सैंपल की क्वालिटी बहुत अच्छी है लोड। अगर लोड की क्वालिटी बेकार है तो हम सेकंड सैंपल के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड सैंपल में जाने के लिए हमारा क्या होगा, सैंपल साइज दोनों को मिला के बड़ा बन जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा कि हम क्या करते हैं कि जब हम ऐसी सिचुएशन पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस जो हमने सेकंड सैंपल लिया, सेकंड सैंपल लेने के बाद हम एक एक यूनिट का इंस्पेक्शन करते हैं। तो जैसे ही हमारा, मान लीजिए हमारा हो गया, मैं एक मिनट एग्जाम्पल बताता हूँ, 2.5 मिनट है मेरे पास, शायद हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स है वो तो आ गया हमारा 2, और C2 हमारा है, मान लेते हैं 4। तो हमने फिर सैंपल लिया, सेकंड सैंपल लिया, पहली यूनिट इंस्पेक्ट करी, वो आ गया डिफेक्टिव। तो हमारे डिफेक्टिव कितने हो गए, 3, तो अभी छोटे हैं इससे। फिर हम सेकंड यूनिट ली, सेकंड यूनिट सेलेक्ट की, वो आगे नॉन डिफेक्टिव छोड़ दिया। फिर अगली यूनिट फिर डिफेक्टिव हो गई, तो सैंपल हमारे डिफेक्टिव हो गए 4, ठीक है। फिर हमने अगले वाली यूनिट ली, डिफेक्टिव हो गए 5 मान लेते हैं। तो डिफेक्टिव 5 हो गए तो C2 से ग्रेटर आ गए, तो हम बस वहीं पे ही रोक देते हैं, इंस्पेक्शन आगे करते ही नहीं। पूरे सैंपल डबल जो सेकंड सैंपल लिया उस पूरे का हम इंस्पेक्शन नहीं करते, वहीं रुक जाते हैं। इसलिए हमारा जो ये फाइनल जो हमारा ASN बना वो कम ही रह जाता है सिंगल डबल सैंपलिंग प्लान। पढ़ लीजिएगा तो क्लियर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखी है। अब बता ATI का भी फॉर्मूला डायरेक्ट है, आप सिंपल ATI का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। N1 PA1 आपके पास है ही, N1 + N2 ये फॉर्मूला बुकलेट में ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिजाइन आपके कोर्स में नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है जो आपका पूरा बच जाएगा। ओके, तो ये आपका पूरा हो गया डबल सैंपलिंग प्लान, सिंगल सैंपलिंग प्लान, 2 ब्लॉक आपके पूरे हो गए हैं। आप इनको प्लीज ट्राई कर लीजिएगा, इसका असाइनमेंट कर लीजिएगा। और अब हम लेते हैं, जो आज इतना ही लेते हैं, कल हम लेंगे, शाम को क्लास ही होगी 9 से 11 ही रखेंगे क्लास हम, दिन में क्लास नहीं होगी। और क्या कहते हैं, कल हम लेंगे हम MST5 का ब्लॉक, सैटरडे संडे मिलके कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, तो फिर हमारे ये MST5 पूरा हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में ये पूरा हो जाएगा हमारा MSTE1, नहीं MSTE1 पूरा, हाँ पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे MSTE। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अभी हमारे पास नहीं, टाइम नहीं बचा है आपको। सर MST3 और 4 की क्लासेस हो रही है अभी? अभी नहीं हुई, MST1 चल रहा है, MST2 अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी क्लासेस चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और एनी प्रॉब्लम कोई? सर MST5 का कौन सा ब्लॉक रहता है अभी करेंगे हम? व्हाट्सएप MST5 का कौन सा ब्लॉक करेंगे हम? हम 4th ब्लॉक करेंगे। ओके सर। बिल्कुल अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द